हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें चैप्टर की शुरुआत में हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे सुइरियो सो रहा होता है और वहाँ पे उसकी बहन सुइको आती है। वो कहती है भले ही तुम बेड में पड़े हो लेकिन तुम्हारी मसल्स अभी भी काम की है, कितने कमाल के हो। तो सुइरियो बोलता है चलो बस करो, अपने भाई को परेशान मत करो। तो सुइरियो बोलती है वैसे तो तुम ठीक ही लग रहे हो, मुझे तो लग रहा था कि तुम उस कॉन्टेस्ट में उस मॉन्स्टर से हारने के बाद काफी डिप्रेस हो गए होगे। तो सुइरियो बोलता है नहीं नहीं, मैं वैसे तो अगर मैं सच बोलूं मेरे को लग रहा था मैं मर जाऊंगा। तो तुम यहाँ पे क्यों आई हो, मुझे डोजो में वापस ले जाने के लिए? और तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मेरी अंतरात्मा ही मर चुकी है ना? तो को बोलती है नहीं डोजो की चिंता मत करो, जब तुम टाइम पास कर रहे थे तब मैंने बहुत मेहनत की और अब वो जगह मैं संभाल रही हूँ। भले ही हमारे दादा चाहते थे कि तुम डोजो को संभालो बड़े भाई, लेकिन तुम हमेशा अलग अलग चीजें करते रहते हो। क्या तुम्हें पता भी है इस दादा को कितना बुरा लगा? तो सुइरियो कहता है सुइको मुझे माफ करना, मैं अभी वापस नहीं जा सकता, मुझे कुछ काम है। तो यहाँ पे सुइको उसके चेस्ट पे मारती है और कहती है अभी भी तुम फालतू टाइम पास ही करना चाहते हो है ना? तो सुइरियो बोलते हैं नहीं, मैं एक हीरो बनना चाहता हूँ, अगर मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने में करूंगा तो इससे हमारे दादा बहुत ज्यादा खुश होंगे, तुम्हें नहीं लगता? जैसे कि वाटर स्ट्रीम, रॉक, स्मैशिंग फिस्ट। तो सुइको बोलती है हाँ फिर से शुरू हो गए तुम, पहले तुमने कहा था तुम एक मॉडल बनना चाहते हो, उसके बाद तुमने कहा था शायद तुम एक्टिंग करोगे। तो सुइरियो कहता है हाँ ऐसा कुछ तो कहा था मैंने, लेकिन इस बार मैं सीरियस हूँ। तो यहाँ पे ये दोनों रैंडम बात करते हैं, तभी वहाँ पे न्यूज ब्रॉडकास्ट होता है और वो कहते हैं कि हमें सिटी सेट की लाइव फुटेज मिल गई है। और ये है क्या, ये चमकती सी चीज जमीन में छेद कर रही है और वो जो बड़ा सा बैरियर था वो भी धीरे धीरे गायब होने लगा है। तो यहाँ पे रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स भी आना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे ब्लिज़र्ड कहती है बड़ी बहन अभी जिंदा है, थैंक गॉड। तो यहाँ पे टैंक टॉप मास्टर होता है और वो बताता है जब उस स्पेसशिप ने हमारे ऊपर हमला किया था मैं तब से ही अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ साइकिक पावर से लड़ने में, लेकिन मेरे को ये देख के लग रहा है अभी भी मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ। तो ब्लिज़र्ड कहती है कि वैसे भी टॉर्नेडो बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो यहाँ पे टैंक टॉप मास्टर कहते हैं हा मैं तात्सुमाकी से कभी नहीं हारूंगा, जब भी वो मेरी राइवल है। यहाँ पे सिल्वर फैंग मन में सोच रहा होता है कि मैंने आज तक जिंदगी में उम्मीद नहीं की थी कि मैं इन सब घमंडी क्लासेस हीरोज को एक साथ लड़ते हुए देखूंगा, यहाँ तक कि तात्सुमाकी, ये सब बड़े हो गए हैं। यहाँ पे बॉम्ब कहता है कि बैंग अगर गारो उस बेस में था तो हो सकता है कि वो मर गया हो। तो सिल्वर फैंग बोलता है बड़े भाई हम दोनों ही उसके साथ लड़े हैं ना, और हम दोनों को ही पता है कि वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा, तो हम यहाँ पे किसी भी चीज को हल्के में नहीं ले सकते। यहाँ पे एटॉमिक समुराई, पूरी प्रिजनर और डार्क शाइन आ जाते हैं और एटॉमिक समुराई बोलता है कि फ्लैश तो अभी भी नहीं चाहिए है ना, ये नहीं हो सकता कि वो उस पेयर ऑफ लाइट में फंस गया और मर गया हो। तो सिल्वर फैंग बोलता है अरे ऐसा है तो फिर तो बहुत बुरा है। तो यहाँ पे ब्लिज़र्ड को टेलीपैथी से आवाज आती है कि नहीं ऐसा नहीं है, फ्लैश उधर नहीं था। यहाँ पे टॉर्नेडो मन में सोचती है कि जब मैंने वो स्पेयर ऑफ लाइट जमीन में घुसेड़ा था तब स्पेस टाइम में कुछ हलचल हुई थी और तभी फ्लैश दूसरी डायमेंशन में चला गया था, तो ऐसा हो सकता है कि वो ब्लास्ट हो। यहाँ पे हमें फिर से होमलेस एम्पायर का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है कि लगता है ग्योरगेर और ओरोची दोनों ही बेकार निकले, जैसा मैंने सोचा था उनके अंदर अपने दिमाग को बढ़ाने की क्षमता ही नहीं है, और वैसे ही मुझे तो भगवान ने चुना है, मेरे सामने वो कैसे टिक सकते हैं। तभी यहाँ पे अमाई मास होमलेस एम्पायर की तरफ आता है और कहता है रुको बेटा अभी तुम्हें बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ही जमीन में से यहाँ पे ब्लैक स्पैम आ जाता है और वो अमाई मास को पकड़ लेता है। तो यहाँ पे होमलेस एम्पायर कहता है कि हाँ मेरे ख्याल से ये सच है कि लोगों को ऐसी चीजें नहीं बोलनी चाहिए जो उनके लिए बुरी साबित हो सकती है। यहाँ पे ब्लैक स्पैम बोलता है ना प्लेबॉय हीरो, तुम उससे आगे निकल सकते हो। और तभी यहाँ पे अमाई मास के सामने ये फ्यूरर अगली आ जाता है और वो कहता है देखो बच के वहां से निकल भी गए थे लेकिन अब भी यहाँ आके फंस चुके हो, एकदम कचरे की तरह हो तुम। यहाँ पे अमाई मास चिल्लाता है और वो कहता है मेरे पास मत आना वरना मैं बता रहा हूँ तुम्हें। तो यहाँ पे फ्यूरर अगली अमाई मास के मुंह पे पंच करता है और हमें दिखाया जाता है अमाई मास का मुंह पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। वो कहता है देखो कितना बदसूरत चेहरा है। होमलेस एम्पायर कहता है कि यार इससे तो दर्द हुआ होगा, यही होता है जब तुम अपने शरीर से इतना ज्यादा प्यार करते हो। फ्यूरर अगली कहता है तुम इन लंबी लंबी टांगों के साथ एक स्केयरक्रो की तरह लग रहे हो, चलो मैं इनको और लंबा बना देता हूँ। यहाँ पे फ्यूरर अगली अमाई मास की दोनों टांगे खींचना शुरू कर देता है और उसके बीच में से 2 टुकड़े कर देता है। वो कहता है वाह मजा आ गया, इस प्रेटी बॉय को मार के बहुत मजा आया और अब से ये मैं हर हीरो के साथ करूंगा। जहाँ पे ब्लैक स्पैम के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। वो कहता है अच्छा सुनने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन तुम्हें लगता है तुम हमारे ऊपर ट्राई कर पाओगे? यहाँ पे दूसरी ओर चाइल्ड एम्पायर होता है, वो ज़ॉम्बी मैन को खींच रहा होता है। वो ट्रांसमीटर कहता है मैं चाइल्ड एम्पायर हूँ और यहाँ पे बहुत सारे कार्डरेस जमीन के ऊपर आ गए हैं तो जमीन के ऊपर ही रहना। यहाँ पे सारे मॉन्स्टर चाइल्ड एम्पायर को देखते हैं और फ्यूरर अगली आगे बढ़ता है। यहाँ पे ज़ॉम्बी मैन चाइल्ड एम्पायर को भागने के लिए कहता है लेकिन उससे पहले यहाँ पे फ्यूरर अगली अपने पैर से ज़ॉम्बी मैन को कुचल देता है और वो कहता है अच्छा तो तुम चाइल्ड एम्पायर हो, कितने साफ सुथरे लग रहे हो लेकिन एक बिगड़े हुए बच्चे हो तुम, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो है ना, लेकिन तुम्हारे सामने मैं इतना ताकतवर हूँ कि तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे और अब से तुम मुझे मॉन्स्टर किंग के नाम से जानोगे। तुम देख रहे हो मेरा शरीर कितना भद्दा हो चुका है लेकिन मैं उतना ही ज्यादा खतरनाक भी हूँ और इसी वजह से मेरे को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। यहाँ पे पीछे होमलेस एम्पायर एक बहुत बड़ी फायरबॉल तैयार कर लेता है और कहता है रास्ते से हट जाओ, और वो उससे चाइल्ड एम्पायर के ऊपर अटैक करता है और इधर बहुत बड़ा धमाका होता है। यहाँ पे एटॉमिक समुराई होते हैं, कहते हैं चाइल्ड एम्पायर मेरी आवाज सुनो, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्या ये कोई कार्डरे का अटैक था? एटॉमिक समुराई कहते हैं क्या? तात्सुमाकी ने अपनी पूरी ताकत से इनके ऊपर अटैक किया, पूरी मॉन्स्टर एसोसिएशन को निचोड़ दिया, तब भी इनके अंदर इतनी ताकत बची है। तभी यहाँ से साइड से पानी निकलने लग जाता है और एटॉमिक समुराई कहता है क्या ये पानी? और ईआईएन यहाँ पे समझ जाता है कि ये
कोई पानी नहीं बल्कि इविल मिनरल वाटर है। या दूसरी ओर हमें पिग गॉड और टैंक टॉप मास्टर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे नीचे से कुछ दांत जैसे आते हैं और पिग गॉड टैंक टॉप को बचा लेता है। नीचे से यहाँ गम्स आ जाता है और पिग गॉड कहता है मुझे पता ही था ये जरूर आएगा। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि गम्स सारा का सारा मलबा खा चुका होता है और पिग गॉड मन में कहता है जिस हिसाब से सारा का सारा मलबा इतनी जल्दी डाइजेस्ट कर रहा है, इसको देख के तो मुझे लग रहा है मैं डाइट पे चल रहा हूँ। यहाँ पे होमलेस एम्पायर कहता है कि इस खुले आसमान में रहने का कितना अलग ही मजा है, क्योंकि यहाँ पे मैं आसानी से अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकता हूँ और मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि ऊपर से जमीन गिर जाएगी। तो यहाँ पे ब्लैक स्पैम खड़ा होकर देख रहा होता है और वो बोलते क्या ये जो अपने आसपास इतनी बॉल्स उछालता रहता है ये कुछ मजाक नहीं है, किसी ने मुझे बताया नहीं इसके बारे में, और ये तो किसी चीज का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा इन बॉल्स को अपने दुश्मन पे फेंकने के लिए, ये चल कर रहा है, इतनी सारी एनर्जी इसको मिल कहाँ से रही है। यहाँ पे मलबे के अंदर से फ्यूरर अगली निकलता है और कहता है तुम गधे कहीं के, तुमने मेरा शिकार छीनने की कोशिश कैसे की, यहाँ पे मुझे बहुत मजा आने वाला था। तो होमलेस एम्पायर कहता है तुमने ही तो कहा था सबके लिए सब कुछ फ्री है। तो यहाँ पे हमें एक नेचर का खूबसूरत लॉ फॉलो करना है, अपने आप को जिंदा रखना है। तो फ्यूरर अगली कहता है क्या मुझसे लड़ना चाहते हो क्या, एक बार हम क्लासेस हीरोज को मारने का काम खत्म कर दे फिर मैं तुम्हें बताऊंगा असली मॉन्स्टर किंग कौन है, और ये बात भूलना मत। यहाँ पे होमलेस एम्पायर कहता है कि सबसे पहले तो कमजोरों को ही मारा जाएगा, तो हम तो सिर्फ अपना नेचर लॉ फॉलो करेंगे। यहाँ पे ब्लैक स्पैम कहता है हा, जब तुम्हारे खूबसूरत लॉ काम नहीं आएगा या फिर जैसे तुमने सोचा होगा वैसा नहीं होगा तो दुखी मत होना होमलेस एम्पायर। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जैनोस ऊपर से नीचे गिरता है और ये सारे के सारे जैनोस के पास आते हैं। सिल्वर फैंग पूछते हैं तुम्हें क्या हो गया, तो जैनोस बोलता है कि मेरा पावर कोर उसकी लिमिट टच हो चुकी है और मेरे अंदर से थर्मल रेडिएशन निकल रही है, मैं थोड़ी देर में फट जाऊंगा। तो ब्लिज़र्ड कहती क्या क्या कहा तुमने, तो सिल्वर फैंग बोलता है कोई इमरजेंसी फिक्स नहीं है क्या, तो पूरी प्रिजनर कहता है कि सही कहा, ड्राइव नाइट को जैनोस की बॉडी के बारे में सब कुछ पता होगा, वो इसको ठीक कर सकता है। तो जैनोस कहता है नहीं वो पहले ही निकल चुका है। तो यहाँ हमें पहले का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे जो ड्राइव नाइट होता है वो कहता है लगता है बैरियर हट चुका है, मेरा काम यहाँ पे पूरा हुआ, मुझे माफ करना। और यहाँ पे ड्राइव नाइट जैनोस को वहीं ऊपर से फेंक के चला जाता है। तो बॉम्ब कहता है कि कितना बेदिल है। ब्लिज़र्ड कहती है कि और चाइल्ड एम्पायर का क्या हुआ। तो यहाँ पे पूरी प्रिजनर ट्रांसमीटर में देखता है और वो कहता है कि शायद वो एक्सप्लोजन की वजह से मलबे के अंदर दबा हुआ है, मैं अपने प्यारे लड़कों को ऐसे मुसीबत में नहीं देख सकता और वो भी मेरे होते हुए, मैं उसको बचाऊंगा। एंजल क्रॉल और यहाँ पे पूरी प्रिजनर जमीन के अंदर चला जाता है। यहाँ पे जैनोस कहता है कि ये बहुत खतरनाक है, अब ज्यादा समय नहीं बचा है, इस हिसाब से मेरे को शायद अपनी पावर बढ़ा लेनी चाहिए जिससे कि अगर मैं मरता भी हूँ तो मेरे साथ और भी दुश्मन मरे, तो इसलिए सबके सब 5 किलोमीटर दूर चले जाओ जितना जल्द हो सके, और मास्टर साइटामा और डॉक्टर कुसेने को बता देना कि मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मैं इतना नौसिखिया हूँ। तो सिल्वर फैंग बोलता है बेवकूफ तुम जवान हो और तुम्हें इतनी आसानी से हार नहीं माननी चाहिए, अभी प्रिजनर चाइल्ड एम्पायर को इधर ले आएगा और फिर हम तुम्हें ठीक कर देंगे। यहाँ पे ब्लिज़र्ड आगे बढ़ती है और वो जैनोस के पास जाती है। जैनोस कहता है ब्लिज़र्ड ऑफ हेल तुम अभी यहाँ क्या खड़ी हो, तुम्हें पता है ना यहाँ पे अभी भी दुश्मन हो सकते हैं, भले ही तुम हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो नहीं हो लेकिन हम तुम्हें भी खो नहीं सकते। तो ब्लिज़र्ड कहती चुप हो जाओ। यहाँ पे ब्लिज़र्ड अपनी ताकत से जैनोस को फिक्स करना शुरू कर देती है और जैनोस कहता है ये क्या कर रही हो तुम। तो ब्लिज़र्ड कहती है भले ही तुम एक नंबर के बेवकूफ हो लेकिन फिर भी हम तुम्हें खो नहीं सकते, मैं ब्लिज़र्ड ऑफ हेल हूँ और हमारे ब्लिज़र्ड ग्रुप की लीडर भी। तुम्हें क्या लगता है मैं अपने सबऑर्डिनेट को ऐसे छोड़ के भाग जाऊंगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक लीडर को पता होना चाहिए कि लीडर की तरह बिहेव कैसे किया जाता है। यहाँ ब्लिज़र्ड मन में बोलती है कि मैं अपनी टेलीकाइनेसिस का इस्तेमाल करके इसके थर्मल मोशन को कम करने की कोशिश करती हूँ और उसके बाद इसके जो खराब पार्ट्स हैं उनको ठीक करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे ब्लिज़र्ड अपनी पूरी एनर्जी लगा देती है और जैनोस को यहाँ पे दिखता है कि अब उसका टेम्परेचर कम होने लगा है और उसकी कूलिंग सिस्टम भी ठीक हो जाता है और वो कूल डाउन होना शुरू हो जाता है। जैनोस कहते हैं क्या सब कुछ ठीक हो गया और अब एक्सप्लोजन नहीं होगा। यहाँ पे ब्लिज़र्ड के नाक और मुंह से खून निकलने लग जाता है और बेहोश टाइप हो जाती है और गिर जाती है। सिल्वर फैंग बोलते हैं क्या बात है, शायद ये सच में हमारी लीडर बनने के लायक है। ये ऊपर देखते तो यहाँ पे काफी चमकीली चमकीली चीजें होती है और बॉम्ब कहता है ये क्या है कोई ऑरोरा। तो सिल्वर फैंग बोलते हैं नहीं ये बहुत सारी लाइट की बॉल्स है और वो सारी की सारी तात्सुमाकी के पीछे जा रही है। तो ब्लैक स्पैम कहते हैं देखो कैसे भाग रही है, अनलिमिटेड पावर की भी लिमिट्स होती है, क्या बात है। तो होमलेस एम्पायर कहता है ब्लैक स्पैम है ना, यही नाम है ना तुम्हारा, क्या तुमने आज तक कभी सिम्फनी सुनी है, चलो आज मैं सुनाता हूँ। यहाँ पे वो अलग अलग हाथों के एक्शन करता है और तात्सुमाकी के पीछे अपने फायर बॉल्स को भेजता है। यहाँ पे तात्सुमाकी उससे बचने की कोशिश कर रही होती है। होमलेस एम्पायर कहता है इसमें वो हर आवाज है जिससे फोर्थ हार्मनी आ सकती है और वो एकदम कमाल है। तो यहाँ पे होमलेस एम्पायर फाइनल अटैक करता है और कहता है ग्रैंड फिनाले, और हमें दिखाया जाता है कि वो तात्सुमाकी नहीं होती बल्कि दोबारा से ही वो पत्थर से बनी हुई एक फिगर होती है और तात्सुमाकी तो पता नहीं किधर ही होती है। ब्लैक स्पैम कहता है देखो बेवकूफ बना दिया उसने तुम्हें, वो इतनी सारी लाइट लाइट कर दी, बच के तो भागी जाएगी वो। तो होमलेस एम्पायर कहता है क्या, वैसे ही मैं उसको कारपेट बॉम्बिंग से हरा सकता हूँ। तो यहाँ पे ब्लैक स्पैम पीछे खड़े होके देख रहे होते होमलेस एम्पायर को, वो कहते हैं इस आदमी की बॉडी तो एक आम इंसान की तरह ही है, अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से मैं एक मौका देख के इसको पीछे से जाके मार सकता हूँ। और इधर तात्सुमाकी ब्लिज़र्ड ग्रुप के पास आ जाती है और इधर ब्लिज़र्ड को भी होश आ जाता है। ब्लिज़र्ड कहती है नहीं मेरी बहन की वो भी ऐसी हालत। इधर टॉर्नेडो ब्लिज़र्ड को देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता, मैंने उन्हें बोला था कि मेरी बहन को यहाँ ना आने दे। अब तो सेकिंगोरो
चाइल्ड एम्पर दोनों गए। तो बताओ मुझे फुबुकी, किसने तुम्हें चोट पहुंचाई? तो ब्लिजर्ड यहाँ पे कहती है रुको रुको, तुम गलत समझ रही हो, मैं यहाँ खुद आई हूँ और जो मुझे चोट लगी है मेरे को अपनी वजह से ही लगी है। यहाँ पे टॉर्नेडो कहती है अच्छा ऐसा है, तो चलो घर जाओ, फिर अभी भी कुछ कचरा पड़ा है, मेरे को उसे साफ करना है, अगर तुम यहीं रही तो तुम्हें चोट लग जाएगी। तो ब्लिजर्ड कहती कहाँ जा रही हो लड़ने, तुम मर जाओगी, तुम्हें अभी लड़ना रोकना होगा। तो टॉर्नेडो ब्लिजर्ड को दूर फेंक देती है और बॉम्ब कहता है तुम क्या कर रही हो? तो टॉर्नेडो कहती है मुझे हल्के में मत लो, तुम मेरी मदद करोड़ों सालों में भी नहीं कर पाओगी। यहाँ पे ब्लिजर्ड अपनी पावर से टॉर्नेडो को रोकती है और वो कहती है मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, तुम ये चीज नहीं छुपा सकती हो कि तुम्हारे अंदर ताकत नहीं बची है, तुम मर जाओगी सच में। तो टॉर्नेडो कह रही है फिर कह रही हो तुम वो चीज? तो ब्लिजर्ड कहती है तुमने दूसरों पे भरोसा करना इसलिए छोड़ दिया था जिससे कि मुझे बचा सको, है कि नहीं? मुझे उन लोगों से बचा सको जो कि मेरी पावर को यूज करना चाहते होंगे। बचपन में भी मुझे डर लगता था कि मेरी एक ऐसी बहन है जो कि मुझे दूसरे लोगों से दूर रखती है, इसी वजह से मैंने खुद का ग्रुप बनाया और उस ताकत की तलाश की जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। लेकिन आगे चल के मुझे समझ आया कि असली ताकत क्या होती है, तब से मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझने लगी हूँ। मैं तुम्हारे लिए ताकतवर लोगों को ढूंढूंगी जिन लोगों पे तुम भरोसा कर सको, और एक दिन मैं तुम्हारे पास आऊंगी और तुम्हें अकेला नहीं रहने दूंगी। मैं तुम्हें बचाऊंगी बहन, जिस तरह से तुम खुद को नहीं बचा पा रही, क्योंकि मैं एक हीरो हूँ। यहाँ पे तात्सुमाकी वो शील्ड तोड़ देती है और बदले में इन तीनों के ऊपर शील्ड लगा देती है और कहती है ब्लिजर्ड तुम बहुत ताकतवर हो चुकी हो, अच्छी बात है, लेकिन मैं इस भरोसे नहीं बैठ सकती कि कोई आके मेरी मदद करेगा। अगर तुम इतनी बड़ी हो गई हो एक हीरो बनने के लिए तो मुझे तुम्हारे लिए एक अच्छा एग्जाम्पल बनने दो। यहाँ पे ब्लिजर्ड रोती है, वो कहती है बहन रुक जाओ प्लीज। वो कहती है ब्लास्ट भले तुमने मेरी बहन की जिंदगी बचा ली थी लेकिन तुमने उसके ऊपर एक श्राप छोड़ दिया। यहाँ पे जैनोस उठता है और वो एक कोट उठा के ब्लिजर्ड को पहना देता है। वो कहता है मैं तात्सुमाकी के पास वापस जा रहा हूँ। वो कहती है ये क्या कह रहे हो तुम? सिल्वर फैंग बोलता है हाँ ये ठीक कह रही है, इसने अपनी पूरी ताकत लगा दी तुम्हें ठीक करने में और अगली बार तो तुम पक्का फट जाओगे। तो जेनोस कहता है चिंता मत करो, अगर मेरी बात करे तो जब तक मैं अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं करता तब तक मैं ओवरहीट नहीं होऊंगा, और वैसे भी कुछ होगा तो मैं तुम्हारी बहन की रक्षा ही करूंगा। मास्टर साइटामा ने भी हर उस इंसान की इज्जत की है जो कि अपनी जान खतरे में डाल के लड़ते थे, भले ही उनमें इतनी ताकत नहीं होती थी फिर भी, तो मुझे भी वैसा ही बनना है ना मास्टर? तो यहाँ पे सिल्वर फैंग का दर्द गायब हो जाता है। वो कहता है चलो ये तो गया, हमने वैसे सुना था कि जवान लोग खतरे की ओर ज्यादा ही बढ़ते हैं, लेकिन जेनोस को देख के तो लग रहा है ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो हम अपनी प्यारी लीडर का साथ दे रहे हैं तो इसलिए मुझे भी आगे बढ़ के काम करना चाहिए। वो बॉम्ब को बोलता है बड़े भाई हमारी लीडर का ख्याल रखना और अगर गारो मिले तो मुझे बताना। जेनस कहता है तुम मुझे फॉलो तो कर सकते हो लेकिन मैं तुम्हारे ऑर्डर नहीं लूंगा, मैं तुम्हारा स्टूडेंट नहीं हूँ। डेमन साइबॉग सिर्फ केप बॉल्डी यानी कि मास्टर साइटामा का डिसाइपल है। तो सिल्वर फैंग कहता है हाँ हाँ पता है, लेकिन सिंपल थैंक यू तो बोल सकते हो। तो यहाँ पे कुछ सोर्ट्समैन आते हैं और वो कहते हैं कि वाह वाह ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कभी कोई शहर था ही नहीं। क्या नाम है उसका? तात्सुमाकी। एक न्यूक्लियर वेपन के समान है ये, इस हिसाब से तो हमें अपनी प्लेट चलाने में और आसानी होगी। तो यहाँ पे टैंक टॉप मास्टर गम्स के मुंह में होता है और गम्स उसे खाने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे साइड में से पिग गॉड आके गम्स पे अटैक करता है और यहाँ पे वो टैंक टॉप को बचा लेता है। इधर गम्स को गुस्सा आ जाता है और दूसरी ओर फ्यूरर अगली नारंग की स्क्वाड के पास चला जाता है। वो कहता है कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हें पता है गम्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं अगर उसका खाना उससे कोई छीने तो। और उसने यहाँ पे एक नारंगी स्क्वाड के सोल्जर को उठा लिया होता है और वो कहता है अरे अरे तुम डर क्यों रहे हो, चिंता मत करो, मैं इसको कोई बंदी वगैरह नहीं बनाऊंगा, मैं इसे वापस कर दूंगा पक्का, एक एक पीस करके। तो यहाँ पे फ्यूरर अगली उस सोल्जर का हाथ खींच के बाहर निकाल देता है और इधर पीछे से गम्स टैंक टॉप मास्टर को फिर से पकड़ लेता है और अपनी पूरी फोर्स से उसको काटने लग जाता है। यहाँ पे फ्यूरर अगली उस सोल्जर को मारने वाला होता है और कहता है कि अब तुम गए, लेकिन तभी उसका हाथ यहाँ पे कट जाता है और हमें पीछे दिखाया जाता है कि यहाँ पे तात्सुमाकी होती है, उसने फ्यूरर अगली का हाथ काट दिया होता है। यहाँ दूसरी ओर पिग गॉड भी गम्स के ऊपर अटैक करके टैंक टॉप मास्टर को फिर से छुड़ा देता है और ये दोनों यहाँ से निकलने लग जाते हैं। यहाँ पे पिग गॉड सारे के सारे नारंग की स्क्वाड के सोल्जर्स को अपने मुंह में रख लेता है और टैंक टॉप मास्टर पिग गॉड को उठा के रेस्क्यू लोकेशन पे भेज देता है और कहता है कि मूवमेंट राइडर को मेरा एक मैसेज देना कि हम जीतेंगे और जीत उन्हीं लोगों की होगी जिन हीरोज ने अपने बेड्स विक्टिम्स के लिए छोड़ दिए थे। इधर फ्यूरर अगली का हाथ फिर से आ जाता है और वो तात्सुमाकी को पंच करता है और तात्सुमाकी दूर जाके गिरती है। इधर टैंक टॉप मास्टर अपना टैंक टॉप टैकल करता है और दूसरी तरफ से इधर फ्यूरर अगली अपना 4 आर्म केविंग पंच करता है और हमें दिखाया जाता है कि टैंक टॉप मास्टर के दोनों हाथ टूट चुके होते हैं। और फ्यूरर अगली कहता है क्या कह रहे थे तुम, कौन जीतने वाला है? हाँ। दूसरी ओर यहाँ पे तात्सुमाकी भी बेहोश हो जाती है। फ्यूरर अगली कहता है कि तुम में से एक भी बच के यहाँ से जा नहीं पाएगा। यहाँ पे फ्यूरर अगली अपनी फुल फोर्स से टैंक टॉप मास्टर को मारता है। टैंक टॉप मास्टर कहता है कि तुम टैंक टॉप को कभी नहीं हरा सकते, लेकिन यहाँ पे फ्यूरर अगली अपनी पूरी जान से उस पर पंच करता है और इधर टैंक टॉप मास्टर का कचुम्बर बन चुका होता है। फ्यूरर अगली कहता है कि देखो अब तो तुम अच्छे खासे मीट बन चुके हो, लेकिन गम्स इसको अच्छे से चबाना। यहाँ पे गम्स उसे खाना शुरू कर देता है और यहाँ पे फ्यूरर अगली तात्सुमाकी के पास आ जाता है। इधर हमें रेस्क्यू साइड का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे टैंक टॉप मास्टर के डिसाइपल्स होते हैं और वो सबकी मदद कर रहे होते हैं,
लेकिन तभी यहाँ पे पिग गॉड आ जाता है और वो अपने मुंह के अंदर से सबके सब नारंगी स्क्वाड के सोल्जर्स को और यहाँ पे ओकामा इताची और बुशिड्रिल को भी ले आता है। वो कहता है इनमें से एक को बहुत बुरी चोट लगी है तो मेडिकल स्टाफ को जल्दी बुलाओ। वो सोल्जर कहता है कि मैं मर रहा हूँ, मेरी मदद करो, तुम मुझे पहले नहीं बचा सकते थे क्या बेवकूफ। तो पिग गॉड कहता है देखो मैं तुम्हारा हाथ भी लेके आया हूँ, वो तुम्हारा हाथ जोड़ देंगे, चिंता मत करो। यहाँ पे मूवमेंट राइडर पिग गॉड के पास आता है और वो कहता है कि आगे लड़ाई में क्या चल रहा है। तो पिग गॉड कहता है ऐसा लग रहा है उन्होंने मास्टर एसोसिएशन के बॉस को हरा दिया है, अच्छा हुआ टैंक टॉप मास्टर उधर आ गया, उसी की वजह से हमारा जीतने का कोई चांस बना है। उसके कमाल की थ्रोइंग एबिलिटी की वजह से ही मैं सबको बचा के इधर ला पाया। तो यहाँ पे ये सारे डिसाइपल्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और पिग गॉड कहता है अभी वो सबके सब कार्ड रेस से लड़ रहे हैं। यहाँ पे पिग गॉड मन में सोचता है कि तात्सुमाकी भी बहुत ज्यादा थक चुकी थी और उसको भी एक सिंगल कार्ड रे को ही हराने में बहुत ज्यादा ताकत लग रही थी। मास्टर हार मत मारना। यहाँ पे वो डिसाइपल्स को कहता है कि मास्टर ने तुम्हारे लिए एक मैसेज भेजा है कि हम जीतेंगे और जीत उन्हीं हीरोज की होगी जो कि अपने बेड छोड़ के इधर आए हैं। क्या तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? तो मूवमेंट राइडर कहता है कि उन्हें शायद पता था कि हम सब उनके पीछे पीछे हॉस्पिटल से बाहर आ जाएंगे। तो ये डिसाइपल्स ये देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं चलो फिर हर एक जख्मी इंसान को यहाँ पे बचाएंगे और उन खाली बेड्स को भरना शुरू करेंगे। पिग गॉड यहाँ पे वापस जाने के लिए कहता है और सोचता है कि क्या मुझे अभी जाना चाहिए, क्योंकि भविष्यवाणी के हिसाब से ये वो समय नहीं है जब दुनिया खत्म होगी, तो मुझे अपनी ताकत अभी बचा के रखनी चाहिए। यहाँ पे फ्यूरी रगली तात्सुमाकी के पास आ जाता है और वो कहता है देखते हैं इसने अंदर क्या पहना है। लेकिन तभी यहाँ पे साइड में से सिल्वर फैंग आता है और वो गम्स के पेट पे अटैक करता है और उसके पेट के अंदर घुस के टैंक टॉप मास्टर को उसकी बॉडी में से बाहर ले आता है। वहीं दूसरी ओर साइड से जेनोस आ जाता है और वो उसके पेट के छेद में अपना हाथ डाल के बोलता है कि मैं इसको अंदर से इतनी बुरी तरह जलाऊंगा कि इसकी सारी भूख मर जाएगी और वो अपना इंसिनरेशन अटैक करता है। यहाँ पे फ्यूरी रगली सिल्वर फैंग के ऊपर हमला करता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बच के चले जाओगे। यहाँ पे सिल्वर फैंग अपनी किक तैयार करता है और उस किक से फ्यूरी रगली का पंच उसके मुंह पे आके पड़ता है और फ्यूरी रगली जाता है भाई दूर गिर जाता है। यहाँ पे सिल्वर फैंग टैंक टॉप मास्टर को देख के कहता है कितना बुरा है, इसका दिल भी धड़कना बंद हो चुका है। तो जेनोस कहता है रुको मैं आता हूँ, मैं इसको ठीक कर दूंगा। यहाँ पे जेनोस टैंक टॉप मास्टर को इलेक्ट्रिक शॉक देने वाला होता है और सिल्वर फैंग कहता है रुको ये इसकी गंदी सी टी शर्ट उतारने दो। सिल्वर फैंग उसका टैंक टॉप खींचता है लेकिन उसके हाथ से छूट जाता है और वो टैंक टॉप मास्टर की बॉडी पे जाके पड़ता है और यहाँ पे टैंक टॉप भाई जिंदा हो जाता है। सिल्वर फैंग कहता है क्या ये तो जिंदा हो गया, इसके दिल की धड़कनें वापस आ चुकी है। टैंक टॉप यहाँ पे कुछ बोलता है लेकिन इन्हें कुछ समझ नहीं आता और थोड़ी देर बाद वो कहता है ये है टैंक टॉप का जादू। तो सिल्वर फैंग बोलता है कि अभी भी ये पूरी तरह से होश में नहीं आया है लेकिन फिर भी अभी के लिए ठीक है, हम तुम्हें बचा लेंगे, चिंता मत करो। तो यहाँ फ्यूरी रगली आ जाता है और वो कहता है तुम कीड़े कहीं के, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा? तो सिल्वर फैंग कहता है अरे बेटा तुम्हारा चेहरा तो देखो मलबे की वजह से पूरा खराब हो चुका है। तो फ्यूरी रगली कहता है बुड्ढे कहीं के, ये पहले से ही ऐसा था। यहाँ पे दूसरी ओर से गम्स जेनोस का हाथ पकड़ लेता है और फ्यूरी रगली कहता है अब मैं तुम्हारा अच्छे से कीमा बना के रख दूंगा। तो सिल्वर फैंग कहता है सोचना भी मत, वाटर स्ट्रीम रॉक स्मैशिंग फिस्ट अटैक एक कमाल का डिफेंसिव अटैक है और तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम उसे झेल सको और तुम मेरे ऊपर पंच मारोगे तो बस मुझे ऐसा लगेगा कि तेज हवा में पत्ते आके मेरे को लग रहे हैं। तो फ्यूरी रगली यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और गुस्से में आ जाता है। वो कहता है क्या बात है, अपने आखिरी शब्द बड़े सोच समझ के बोले हैं तुमने, अब मैं तुम्हें जेली बना के रख दूंगा और तुम्हें लगता है तुम इससे बच पाओगे। यहाँ पे फ्यूरी रगली अपना काफी ताकतवर पंच करता है, डिग्निटी केविंग पंच, लेकिन यहाँ पे सिल्वर फैंग उसका पंच डाइवर्ट कर देता है और फ्यूरी रगली का पंच यहाँ पे गम्स पे पड़ता है और गम्स की ऐसी तैसी हो जाती है भाई। और इधर सिल्वर फैंग पंच कर करके यहाँ पे फ्यूरी रगली की ऐसी तैसी कर देता है और उसको गम्स के मुंह में भेज देता है। यहाँ पे गम्स फ्यूरी रगली को खाने लग जाता है और यहाँ पे जेनोस तात्सुमाकी को पकड़ के और सिल्वर फैंग टैंक टॉप मास्टर को पकड़ के यहाँ से निकलने लग जाता है। सिल्वर फैंग बोलता है कि इसकी पूरी बॉडी टूट चुकी है, बिना दवाइयों के तो ये बच ही नहीं पाएगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मुझे फिर से ब्लिज़र्ड की हीलिंग एबिलिटी की मदद लेनी होगी। यहाँ पे जेनोस मन में सोचता है अगर मैं थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होता तो हमें ब्लिज़र्ड पे निर्भर रहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ पे फ्यूरी रगली गम्स के पेट में आतंक मचाने लग जाता है और थोड़ी देर बाद उसको ही पूरा फाड़ देता है और उसकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। यहाँ पे फ्यूरी रगली और भी ज्यादा भद्दा हो चुका होता है और उसकी बॉडी डाइजेस्ट होने वाली होती है लेकिन शायद ये पहले ही बाहर निकल जाता है। वो कहता है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। वो बूढ़ा आदमी कहाँ गया? इविल मिनरल वाटर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे एटॉमिक समुराई और इएन दोनों ही उससे लड़ रहे होते हैं। एटॉमिक समुराई बोलता है कि मुझे लग रहा था कि जैसे हर मॉन्स्टर की कमजोरी होती है इसकी भी होगी, मुझे लग रहा था इसकी आंखें नॉर्मल होगी लेकिन इसकी आंखें भी पानी से बनी हुई है। यहाँ पे एटॉमिक समुराई मन में सोचता है कि मैं इससे लड़ूंगा कैसे। वो बोलता है इएन क्या तुम ठीक हो? तो यहाँ पे इएन मन में सोचता है कि क्या ये पहले से भी ज्यादा बड़ा कैसे हो गया और इतना ज्यादा ताकतवर हो गया, क्या इसने अंडरग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया है? अगर ये चीज पूरे समुद्र को एब्जॉर्ब कर लेगी तो बहुत बुरा हो जाएगा। यहाँ पे इविल मिनरल वाटर इएन के ऊपर अपनी फायर जेट से अटैक करता है और यहाँ पे इएन की ब्लेड टूट जाती है। इधर इएन के पास कोई हथियार नहीं होता और दोबारा उसकी तरफ फायर जेट आती है और यहाँ पे एटॉमिक समुराई चिल्लाता है लेकिन उससे पहले ही इएन के आगे यहाँ पे डार्क शाइन आ जाता है और भाई यहाँ पे डार्क शाइन को कुछ नहीं हुआ तो वो तो भाई कड़क खड़ा होता है और वो कहते कमाल है, मेरे को वैसे भी वर्कआउट के बाद नहाना बहुत ज्यादा पसंद है और मैं पहले से भी ज्यादा चमक रहा हूँ, अब आओ मेरे सामने। यहाँ पे
इविल मिनरल वाटर अपनी पूरी ताकत से सारे के सारे जेट ट्राई कर लेता है, लेकिन यहाँ पे डार्क शाइन को खरोच तक नहीं आती और वो कहता है वैसे तुमने काफी हाई प्रेशर शावर दे दिया मुझे, थैंक यू। यहाँ पे सिल्वर फैंग और जेनोस जा रहे होते हैं और सामने से ब्लैक स्पम आ जाता है। वो कहता है वाह वाह बड़ी तेज भाग रहे हो, अब मेरे से बच के कब भागोगे। यहाँ पे ब्लैक स्पम काफी ज्यादा बड़े हाथ बना लेता है अपने और वो इन दोनों पे ही हमला करता है और कहता है वापस जाओ। यहाँ पे सिल्वर फैंग तो बच जाता है, लेकिन जेनोस उसके अटैक के अंदर आ जाता है। सिल्वर फैंग को ये सारे के सारे घेर लेते हैं और इधर सिल्वर फैंग इजीली इन सब से निपटता है। और दूसरी ओर जहाँ पे जेनोस एक बड़ी सी चट्टान से ठुकने वाला होता है, एटॉमिक समुराई उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है जिससे कि जेनोस को कोई डैमेज ना हो। एटॉमिक समुराई ब्लैक स्पम से कहता है अच्छा तो तुम फिर से कूड़े कचरे की तरह यहाँ पे भी फैल गए हो, बहुत बढ़िया। एटॉमिक समुराई कहता है कि इनको मेरे ऊपर छोड़ दो और तुम दोनों यहाँ से निकलो। यहाँ पे सिल्वर फैंग और जेनोस यहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं और ब्लैक स्पम कहते हैं अच्छा तुम्हारे ऊपर छोड़ दो जिससे कि तुम दोबारा से पिट सको, वाह वाह। यहाँ पे दो बड़े बड़े ब्लैक स्पम अपना पंच रेडी करके एटॉमिक समुराई पे पंच करते हैं, लेकिन एटॉमिक समुराई इनको इस बार पूरा नहीं काटता बल्कि इनके हाथों के स्लाइसेस कर देता है और यहाँ पे ब्लैक स्पम की बैंड बच जाती है। एटॉमिक समुराई कहता है देखा अगर मैं तुम्हें पूरा नहीं काटूंगा तो तुम रीजनरेट नहीं हो पाओगे, है कि नहीं, तो इसलिए मैं ऐसी तुम्हारी ऐसी तैसी करूंगा। यहाँ पे दूसरी ओर ब्लैक स्पम के बाकी हिस्से सिल्वर फैंग और जेनोस के पीछे पीछे जा रहे होते हैं। सिल्वर फैंग कहता है कि अगर ये ऐसे आते रहेंगे तो मैं इनको रोक नहीं पाऊंगा। तो जेनोस भी कहते हैं सिल्वर फैंग अगर ये हमारा ऐसे पीछे करते रहेंगे तो बहुत बुरा है। ब्लैक स्पम कहते हैं तो तुम क्या कहना चाहते हो, आगे तुम्हारा इमरजेंसी बैकअप है क्या? उसके लिए तो शुक्रिया, इस हिसाब से तो मैं और आसानी से तुम्हें मारूंगा। लेकिन यहाँ पे टॉर्नेडो को होश आ जाता है और वो अपनी एक उंगली में इन सारे ब्लैक स्पम को पकड़ लेती है। इधर जेनोस टॉर्नेडो को छोड़ देता है और सिल्वर फैंग टैंक टॉप मास्टर को जेनोस के हाथ में सौंप देता है। यहाँ पे जेनोस यहाँ से निकलना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे तात्सुमाकी ने जो ब्लैक स्पम को पकड़ा होता है वो अपनी ही बॉडी के हिस्से करके बाहर निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन उससे पहले ही इधर डार्क शाइन आके इसको इतना तगड़ा पंच देता है कि इसके होश उड़ जाते हैं। डार्क शाइन कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे अंदर कितना प्रोटीन है या फिर कितने ज्यादा काले हो तुम, लेकिन बस तुम्हारे अंदर कोई चमक नहीं है। तो ब्लैक स्पम कहते हैं क्या चमक, सही है सही है। यहाँ दूसरी ओर हमें बॉम्ब और ब्लिजर्ड का सीन दिखाया जाता है। ब्लिजर्ड कहती है कोई बात नहीं, मैं रेंगते रेंगते जाऊंगी लेकिन अपनी बहन के पास जाऊंगी। बॉम्ब कहता है नहीं तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम पहले ही बहुत थक चुके हो। ब्लिजर्ड कहती है क्या तुमने मेरी बहन को नहीं देखा, वो मुझसे भी ज्यादा थकी हुई है। तो बॉम्ब कहता है तुम सच में उसकी बहुत अच्छी बहन हो और तुम दोनों एक जैसी ही हो। तो ब्लिजर्ड कहती है नहीं हम बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है। तो बॉम्ब कहता है बस तुमने ये चीज नोटिस नहीं की, तुमने पहले भी इस चीज से इनकार किया होगा क्योंकि तुम दोनों एक जैसी ही हो। तो ब्लिजर्ड कहती है अरे छोड़ो यार, तुम जानते भी नहीं कि मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई थी, मैं उससे बहुत अलग हूँ। तो बॉम्ब कह रहा है मैं शरीर की बात नहीं कर रहा, मैं दिल की बात कर रहा हूँ। तो ब्लिजर्ड कहती है वो तो और भी ज्यादा अलग है। तो बॉम्ब कहते हैं नहीं वैसे नहीं कह रहा। तो यहाँ पे टॉर्नेडो होती है, वो कहती है मेरे को करने दो, मैं मारूंगी, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए इन कीड़ों को मारने के लिए। तो सिल्वर फैंग कहता है अच्छा अच्छा ठीक है। तो सिल्वर फैंग मन में बोलता है इससे अच्छा तो जब ये सो रही थी तभी सही थी। यहाँ पे इयान और एटॉमिक समुराई दोनों ही ब्लैक स्पम से लड़ रहे होते हैं और यहाँ पे एक पूरी ब्लैक स्पम की सेना ने डार्क शाइन के ऊपर हमला कर दिया होता है और डार्क शाइन भाई इनको पंच पंच में उड़ाता है और कहता है मुझे पता था कि मेरी लोहे की मसल्स मेरे को कभी भी धोखा नहीं देंगी और अब सबकी नजर मेरे ऊपर है क्योंकि मैं ही सबसे ज्यादा चमक रहा हूँ। यहाँ पे ब्लैक स्पम तंग आ जाते हैं और वो कहते हैं यार हम ऐसे नहीं जीत पाएंगे, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता लेकिन मेरे को काफी भारी मात्रा में मल्टीप्लाई होना होगा और एक स्पर्मेटोजोआ सुनामी लानी होगी। तो यहाँ पे एक ब्लैक स्पम कहता है कि फिर चाहे हम कितना भी डिवाइड हो जाए यार इस गोरिल्ला को कैसे हराएंगे, इससे अच्छा तो हम सारे मिलकर कंबाइन हो जाते हैं, एक बड़ा सा मॉन्स्टर बना के इसको मारेंगे। तो दूसरा ब्लैक स्पम कहता है तुम मुझे ऑर्डर मत दो, मैं तो नहीं होना चाहता कंबाइन, खुद ही कर लो अगर करना है तो दूसरा ब्लैक स्पम कहता है अबे बेवकूफ गधे कहीं के, एक बार हमारे बारे में भी सोच ले। तभी यहाँ पे एक स्वॉर्ड्समैन आता है और वो इन दोनों को ही मार देता है या फिर मैं कहूँ काट देता है और ये वही स्वॉर्ड्समैन होते हैं जो पहले आए होते हैं और वो कहते हैं क्या बात है तुम तो कमाल का लड़ रहे हो। एटॉमिक समुराई कहते हैं निचेरिन और इयान कहता है होली ऑर्डर ऑफ स्वॉर्ड, क्या बात है। तो यहाँ पे एक स्वॉर्ड्समैन बोलता है मुझे इस मॉन्स्टर एसोसिएशन के बारे में नहीं पता लेकिन उन्होंने इकाकू को मॉन्स्टराइज कर दिया था तो ऑनर चाहते हैं कि हम इसके बारे में कुछ करें। तो यहाँ पे निचेरिन सिल्वर फैंग से बोलता है तुम्हें बैकअप की जरूरत है। तो सिल्वर फैंग कहता है मैं बैंग हूँ, फिस्ट ऑफ फ्लोइंग वाटर, क्रश रॉक, और मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आपसे मिलकर खुशी हुई। तो ब्लैक स्पम कहते हैं क्या ऐसे और भी आ गए। तो यहाँ पे एक ब्लैक स्पम होमलेस एम्पायर के पास जाता है, कहता है हे तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे, थोड़ा सपोर्ट फायर तो करो। तो होमलेस एम्पायर कहते हैं तुम्हें याद है ना हम तो कंपटीशन में है और यही तुम्हारा चांस है क्लासेस हीरोज को मारने का, जाओ। तो ब्लैक स्पम वहां से जाते जाते कहते हैं तुम होमलेस एम्पायर नहीं हो, वर्थलेस एम्पायर हो, एकदम बेकार। तो होमलेस एम्पायर मन में कहता है ऐसे ही बढ़ते रहो बेटा, क्योंकि जब ब्लैक स्पम इतना ज्यादा डिवाइड हो जाता है तो वो कमजोर भी हो जाते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे से ही लड़ना शुरू कर देते हैं। अभी तो तुम सारे लोगों को खत्म कर दो और मेरा काम और भी ज्यादा आसान कर दो, उसके बाद मैं सुपर टेंस कारपेट बॉम्बिंग के साथ सबको खत्म कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं अकेले ये करने निकलूंगा तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा सरदर्दी हो जाएगी, इस वजह से तुम ही ये सब करो और मैं यहाँ बैठ के देखूंगा। तो यहाँ पे ब्लैक स्पम कहते हैं कि हम एक वर्लपूल अटैक करेंगे, उससे इनकी ऐसी तैसी होगी, लेकिन यहाँ पे निचेरिन भाई इनको निपटा देता है और यहाँ पे वो बीच में से पूरी जमीन काट देता है और ये सारे के सारे ब्लैक स्पम वो जमीन के अंदर गिरते हैं। इधर स्प्रिंग मुस्टैशियो आता है और वो कहता है अब मेरी बारी है
है। निचेरिन कहता है मुझे समझ नहीं आता कि ये अभी भी एक नॉर्मल क्लास एक हीरो क्यों है। तुम्हें पता है इसकी ताकत इतनी ज्यादा खतरनाक है कि ये नॉर्मल सिविलियंस के सामने अपनी ताकत का इस्तेमाल ही नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ पे ये इन सब की बैंड बजा के रख देगा। यहाँ पे ये सब काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और यहाँ पे स्प्रिंग मुस्टैशियो आता है और वो कहता है कि थैंक यू मास्टर, लेकिन आपने मेरी बेफालतू में ही तारीफ कर दी। ये सारे के सारे मिलके ब्लैक स्पम की ऐसी तैसी करते हैं और इधर जेनोस टैंक टॉप मास्टर को लेकर ब्लिजर्ड के पास आ जाता है। वो कहता है हेलिश ब्लिजर्ड प्लीज टैंक टॉप मास्टर को भी ठीक कर दो। तो यहाँ पे ब्लिजर्ड कहती क्या टैंक टॉप मास्टर की इतनी बुरी हालत हो चुकी है, मुझे नहीं पता कि मैं इसको बचा पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मेरे पास इतनी ताकत बची भी नहीं है। तो बॉम्ब कहता है कि अगर तुम मेरी ताकत इस्तेमाल कर पाती तो शायद कुछ हो पाता। तो ब्लिजर्ड कहती चलो फिर ट्राई करते हैं। यहाँ पे ब्लिजर्ड बॉम्ब का हाथ पकड़ के टैंक टॉप को ठीक करना शुरू कर देती है और वो काफी हद तक रिकवर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों ही काफी ज्यादा थक जाते हैं। तभी पीछे एक एक्सप्लोजन होता है और यहाँ से भाई मलबे में से आखिरकार गारो बाहर आ जाता है और ये अलग ही फॉर्म में होता है। और बॉम्ब कहता है क्या गारो? ब्लिजर्ड कहती है हीरो हंटर, और वो भी इस समय, इसको भी अभी आना था क्या? यहाँ पे बॉम्ब कहता है कि इसने मॉन्स्टर एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया है क्या? ये बहुत बुरी तरह बदल चुका है और बहुत अलग लग रहा है। तो यहाँ पे बॉम्ब चिल्लाता है बैंग गारो यहाँ पे आ चुका है। तो सिर्फैंग कहते हैं नहीं, लेकिन मैं इस लड़ाई को नहीं छोड़ सकता। तो एटॉमिक समुराई कहते हैं जाओ मैं इनको संभाल लूंगा, तुम उसके मास्टर हो और तुम्हें ही उसे रोकना चाहिए। तो यहाँ पे सिल्वरफैंग जाता है और कहता है ठीक है एटॉमिक समुराई, इसका हिसाब बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पे निचेरिन बोलता है हाँ उसके मास्टर के तौर पे मेरे को तो लग रहा था कि तुमने हमें बोला था गारो को मारने के लिए, क्योंकि शायद बैंग उसको नहीं मार पाएगा। तो एटॉमिक समुराई कहता है नहीं, मुझसे गलती हुई थी ये सोचने में, मैंने बैंग को गलत समझा था। अगर मैं भी उसकी जगह होता तो मैं इतनी आसानी से अपने डिसाइबल को माफ नहीं करता। तो निचेरिन कहता है हाँ बिल्कुल सही। यहाँ पे ब्लिजर्ड और बॉम्ब दोनों खड़े होते हैं। ब्लिजर्ड भी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है तो बॉम्ब कहता है मिस अब तुम पीछे रहो, तुम्हारा काम नहीं है। यहाँ पे ब्लिजर्ड कहती है मेरे को अंडर एस्टिमेट मत करो। गारो वर्सेस बॉम्ब का सीन दिखाया जाता है और इधर बॉम्ब कहता है कि शायद मुझे तुम्हें अपने छोटे भाई पे ही छोड़ देना चाहिए था, लेकिन अभी जैसे तुम बिहेव कर रहे हो उस हिसाब से मुझे भी अपनी पूरी पावर से लड़ना ही पड़ेगा। इधर बहुत फास्ट स्पीड में लड़ रहे होते हैं। ब्लिजर्ड इन्हें देख के कहती क्या मैंने देख भी नहीं पा रही, और इधर गारो ब्लिजर्ड को पंच करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे फुल स्पीड में बॉम्ब आके उसका पंच रोक लेता है और ब्लिजर्ड को बचा लेता है। वो गारो को बहुत दूर फेंक देता है और कहता है कि अब हम कहीं और चलते हैं। इधर ब्लिजर्ड बैठी होती है शौक में और यहाँ पीछे से पिग गॉड आता है। वो कहता है हेलिश ब्लिजर्ड, और वो टैंक टॉप मास्टर को देख के कहते हैं क्या मास्टर ये क्या हुआ, आपको हरा दिया कैसे? तो ब्लिजर्ड कहती है क्या तुम मेरी मदद करोगे? यहाँ पे हमें दूसरी और स्पर्मेटोज़ोआ सुनामी का सीन दिखाया जाता है और इधर डार्कशाइन और ये स्वॉर्ड्समैन उनसे लड़ते हैं। एटॉमिक समुराई कहता है कि ये चाहे कितने भी आ जाए उनसे डरना मत, इजिली इनको मारो। इधर टॉर्नेडो भी इनके साथ लड़ रही होती है, लेकिन तभी नीचे से एक बहुत बड़ा ब्लैक स्पर्म जमीन तोड़ के निकलता है और टॉर्नेडो को पकड़ लेता है और कहता है कि शायद इस कॉन्टेस्ट में मैं ही पहला मॉन्स्टर होगा जो कि एक क्लासेस हीरो को मारेगा। देखो देखो अपनी साइकिक पावर्स का यूज कर रही है छूटने के लिए, लेकिन बहुत कमजोर है, क्या मेरे को इसे मसल देना चाहिए? लेकिन तभी यहाँ पे जेनोस आ जाता है और वो उस ब्लैक स्पर्म का हाथ जला देता है और वो बड़ा ब्लैक स्पर्म मॉन्स्टर जेनोस को कहता है कि तुम्हें किसने बुलाया, और वो अपने दोनों हाथों से जेनोस पे अटैक करता है और यहाँ पे जेनोस पूरे जमीन के अंदर घुस जाता है और इमीडिएटली बाहर निकल जाता है। तात्सुमाकी चौक जाती है और वो कहती है ये क्या हुआ? तो जेनोस कहते हैं मेरे अंदर दफनाने से बचने का एक फंक्शन है और वो उस डेटा से लिया गया है जब मैं तुमसे लड़ा था। तो यहाँ पे तात्सुमाकी खुश होती है और कहती है कि क्या बात है, मेरी वजह से तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, अच्छी बात है। तो ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे के पीछे खड़े हो जाते हैं और जेनोस कहता है अभी भी लड़ सकती हो? तो तात्सुमाकी कहती है ये तुम्हें पूछने की जरूरत है। यहाँ पे बहुत बदबू आने लग जाती है और ये सोचते हैं बदबू कहाँ से आ रही है। ये सारे ब्लैक स्पर्म मॉन्स्टर अपनी नाक बंद कर लेते हैं, यू ये क्या हो रहा है, ये बदबू कहाँ से आ रही है। तब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इधर प्रेसिडेंट अगले आ चुका होता है और वो कहता है वो बुढ़ा कहाँ पे है। यहाँ पे ब्लैक स्पर्म कहते हैं प्रेसिडेंट अगली हुआ क्या तुम्हें? इधर स्प्रिंग मुस्टैशियो कहता है ये तो पिघल रहा है और अंदर से सड़ चुका है। प्रेसिडेंट अगली कहता है वो है कहाँ, सामने आओ सिल्वरफैंग, कहाँ छुप के बैठे हो? तो यहाँ पे ब्लैक स्पर्म कहते हैं हाँ तुमने ये कॉन्टेस्ट बोला था करने के लिए और देखो अब तुम्हारी हालत क्या हो चुकी है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट अगली बोलता है कि चुप हो जाओ और उनके ऊपर थूक देता है और यहाँ पे वो बोलते हैं ये क्या है। यहाँ पे पीछे से डार्कशाइन आ जाता है। वो कहता है तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी चमक नहीं है, कीचड़ के टुकड़े, अब तुम गए, सुपर अलॉय डबल बजूका। और यहाँ पे प्रेसिडेंट अगली भी अपना अटैक करता है, 4 आर्म मेल्टिंग पंच। इन दोनों के पंच मिल जाते हैं और हमें यहाँ दूसरी ओर दिखाया जाता है जिन ब्लैक स्पर्म के ऊपर प्रेसिडेंट अगली ने थूका होता है वो सब पिघल जाते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि डार्कशाइन के हाथ भी पिघलने लग जाते हैं और उसकी हड्डियां भी दिखने लग जाती है। यहाँ पे एटॉमिक समुराई कहता है डार्कशाइन, इसका मतलब वो एसिड बहुत ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पे प्रेसिडेंट अगली फिर से डार्कशाइन के ऊपर थूकता है और डार्कशाइन की चेस्ट भी यहाँ पे जलने लग जाती है। यहाँ पे डार्कशाइन जमीन पे रोल होने लग जाता है और प्रेसिडेंट अगली कहता है मुझे ये एसिड गम्स से मिला था और मेरे ख्याल से वो इसी एसिड का इस्तेमाल करता था डाइजेशन के लिए, और अब तुम भी वैसा महसूस कर पाओगे जैसा मुझे हो रहा है। यहाँ पे स्वॉर्ड्समैन आते हैं और कहते हैं
हैं चलो हमें बस इससे अपने हाथ से नहीं लड़ना है और इसकी ऐसी तैसी करते हैं। यहाँ पे एक स्वॉर्ड्समैन उसके पास तक पहुंच जाता है लेकिन प्रेसिडेंट अगली उसकी तलवार तोड़ देता है और उसके मुंह पे थूक देता है और स्वॉर्ड्समैन का चेहरा ही पिघल जाता है। यहाँ पे दूसरी तरफ एटॉमिक समुराई और निचिरिन दोनों ही अपना स्वॉर्ड अटैक करते हैं लेकिन हमें दिखाया जाता है कि इधर इसको कुछ नहीं हुआ होता और इन दोनों की स्वॉर्ड पिघल चुकी होती है। दूसरी ओर हमें यहाँ पे बॉम्ब वर्सेस गारो का सीन दिखाया जाता है और ये दोनों लड़ रहे होते हैं। बॉम्ब मन में सोचता है कि ये एकदम से इतना कमाल का हो चुका है और ऐसा लगता है कि इसने काफी कॉम्बिनेशन जोड़ रखे अपने अटैक स्टाइल में, क्या ये भी अब मॉन्स्टर बन चुका है? लेकिन अभी के लिए मेरे को बैंग के आने का इंतजार करना चाहिए। यहाँ पे बॉम्ब जो अटैक करता है वही सेम अटैक गारो भी उसके ऊपर करता है और उसका अटैक रोक लेता है और वो उसको किक मार के नीचे लटा देता है और पीछे से यहाँ पे सिल्वरफैंग आ जाता है। बॉम्ब कहता है बैंग संभल के, ये पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है और सिल्वरफैंग कहता है गारो तुम कितनी बुरी कंडीशन में आ चुके हो, क्या तुमने अपनी बोलने की ताकत भी खो दी है? तो यहाँ पे सिल्वरफैंग अपनी टी शर्ट उतार देता है और कहता है गारो तुम्हें पता है एक मॉन्स्टर होने का क्या मतलब होता है? मैं नहीं चाहता कि कोई और हीरो तुम्हें मारे, तो इसलिए मैं अपने खुद के हाथों से तुम्हारे होश ठिकाने लगाऊंगा और आखिरी बार अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। इधर गारो चिल्लाता है और सिल्वरफैंग वर्सेस गारो होता है। इधर गारो सिल्वरफैंग को कमाल की टक्कर देता है और बॉम्ब कहता है क्या बैंग जबकि अपनी फुल पावर पे लड़ रहा है फिर भी गारो टिका हुआ है, इसका मतलब क्या है? दोबारा उसकी पावर इंक्रीज हो चुकी है। तो यहाँ पे सिल्वरफैंग कहता है अवेकनिंग ब्रेथ, एक ऐसी टेक्निक जो कि शरीर के लिमिट्स को ही तोड़ देती है और इसने बस ये देख के ही सीख लिया, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पे सिल्वरफैंग गारो को किक करता है और गारो भाई उड़ के जाता है और सिल्वरफैंग यहाँ पे फास्ट आके दूसरी साइड आ जाता है और दोबारा से उसको मारता है। यहाँ पे गारो ऊपर चला जाता है और दोबारा से सिल्वरफैंग ऊपर चला जाता है और दोबारा गारो पे पंच करने वाला होता है लेकिन इस बार गारो बच जाता है और वो सिल्वरफैंग को अपनी दोनों टांगों के बीच में फंसा के सिल्वरफैंग को जमीन में मारता है और साइड में आके खड़ा हो जाता है। यहाँ पे सिल्वरफैंग भी जमीन में से निकल जाता है और कहता है शायद जब तुम मेरे डिसाइपल थे तब तुम्हें सिखाने का इतना मतलब नहीं था जितना अब बन रहा है, बिगड़ चुके हो तुम पूरी तरह से। यहाँ पे प्रेसिडेंट अगली एटॉमिक समुराई और निचिरिन को मारने वाला होता है अपने फुल बॉडी मेल्टिंग पंच से, लेकिन यहाँ पे पीछे से अमाहारे आ जाता है और वो इन दोनों को धक्का दे देता है। इधर निचिरिन भी स्प्रिंग मुस्टैशो को पीछे ढकेल देता है और इधर प्रेसिडेंट अगली अमाहारे को बिल्कुल पिघला देता है और कहता है मेरा शरीर, मुझे दोबारा से ताकत चाहिए और वो उसकी बॉडी को सक करने लग जाता है। तो ब्लैक स्वर्म कहते क्या अभी तो तुमने उसको डाइजेस्ट किया अपने एसिड से और अभी उसको खा रहे हो, क्या हो तुम एक मक्खी? यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि निचिरिन ने जब स्प्रिंग मुस्टैशो को बचाया होता है तो उसके ऊपर भी एसिड गिर गया होता है। यहाँ पे निचिरिन की आधी बॉडी गायब हो चुकी होती है और वो कहते हैं कामिकाज़े, अब तुम ही काउंसिल के मास्टर हो। और यहाँ पे वो एटॉमिक समुराई को एक ब्लेड निकाल के देता है जो की होती है सन ब्लेड। स्प्रिंग मुस्टैशो कहता है क्या ये तो एक काफी रहस्यमय ब्लेड है जो की पूर्वजों से चली आ रही है, ये समुद्र में डूब गई थी और जनरेशन से ही स्वॉर्ड्समैन की काउंसिल में दी जा रही है। तो इयान कहता है क्या स्प्रिंग मुस्टैशो आपको भी इसके बारे में पता है? तो स्प्रिंग मुस्टैशो कहता है हाँ मैं भी, लेकिन इसको पहली बार ही देख रहा हूँ। तो निचिरिन कहता है एक मास्टर के तौर पे मैंने खुद तुम्हें ग्रो होते हुए देखा है और अब स्वॉर्ड मास्टर की काउंसिल को अब तुम्हारे हाथ में सौंपता हूँ और साथ ही साथ तुम्हें मून ब्लेड को भी ढूंढना है, सन ब्लेड और मून ब्लेड। कहा जाता है कि एक वॉरियर जिसके पास ये दोनों ब्लेड होती है वो दुनिया का सबसे ताकतवर स्वॉर्ड मास्टर बन जाता है। इतने समय से काउंसिल का यही मिशन था कि वो दोनों ब्लेड्स को लेके आए, तो उस मिशन को तुम्हें पूरा करना है एटॉमिक समुराई। निचिरिन कहता है स्प्रिंग मुस्टैशियो तुम कमाल के हो चुके हो और अब तुम्हें उस रास्ते में निकलना है जब तुम अपनी पसंदीदा तलवार को ढूंढ सको और उसके बाद तुम काफी कमाल के हो जाओगे। यहाँ पे ब्लैक स्वर्म कहता है तुम घटिया उल्टी जैसे मेरे को खाना शुरू मत कर देना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। यहाँ पे प्रेसिडेंट अगली कहता है कि चुप हो जाओ और वो इन सभी ब्लैक स्वर्म के ऊपर वॉमिट कर देता है और ये सारे के सारे अपनी जान बचा के भागते हैं। कहते क्यों, ये क्यों कर रहे हो तुम? तो प्रेसिडेंट अगली कहता है कि तुम्हारे अंदर बहुत सारा प्रोटीन है और मुझे प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत है, एक बार ये सारा काम खत्म हो जाए तब मैं तुम्हें अपने पास ही रखूंगा जिससे कि मुझे प्रोटीन की कमी ना हो। अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो आ जाओ मेरे सामने। यहाँ पे ब्लैक स्वर्म कहते हैं क्या समझ रहे हो अपने आप को, सच में औकात से आगे बढ़ रहे हो, तुम्हें पछतावा होगा। यहाँ पे दूसरी ओर ये ब्लैक स्वर्म जैनस को पकड़ लेते हैं और उसका हाथ भी उखाड़ देते हैं। ब्लैक स्वर्म कहता है अब जितने भी ये सारे हीरोज थे अब कमजोर हो चुके हैं और अब हमें मर्ज होने से कोई नहीं रोक सकता, तो चलो दोस्तों मिल जाते हैं और उस घटिया सी उल्टी जैसे मॉन्स्टर को ठिकाने लगा देते हैं। यहाँ पे ब्लैक स्वर्म मर्ज हो जाते हैं और प्रेसिडेंट अगली को मारना शुरू करते हैं और बहुत बुरी तरह मारते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक स्वर्म का एक अलग ही फॉर्म हो जाता है और वो कहता है कि अभी अपनी घटिया सी चीज मेरे ऊपर थूकना बंद करो, मैं हूँ गोल्डन स्पर्म और मेरा जन्म हुआ एक धमाके से। यहाँ पे एटॉमिक समुराई कहते हैं क्या ये एक दूसरे से लड़ने लग गए? तो गोल्डन स्पर्म कहता है कि तुम्हारे डाइजेस्टिव फ्लूइड्स अब मेरे ऊपर काम नहीं आएंगे क्योंकि गोल्ड पे कभी जंग नहीं लगता और मुझे तुम घिन दिलाते हो। इधर पीछे से होमलेस एम्परर भी प्रेसिडेंट अगली के ऊपर अटैक करता है और गोल्डन स्पर्म कहता है अच्छा तो अब ये बेकार का एम्परर भी आ गया और अब तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम लड़ोगे? तो होमलेस एम्परर कहता है हाँ, क्योंकि मेरे से और देखा नहीं जा रहा था और वो मन में सोचता है कि जो
मैं करना चाहता था इन्होंने पूरा खेल बिगाड़ के रख दिया है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट अगली कहता है तुम इससे दूर रहो, और वो होमलेस एम्परर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन होमलेस एम्परर अपने इन फायर बॉल से बच जाता है और अपना स्ट्रेट अलाइन बॉम्बार्डमेंट करता है और लगातार प्रेसिडेंट अगली के ऊपर अटैक करने लग जाता है। एटॉमिक समराय कहता है अच्छा तो एक और आफत आ गई। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट अगली कहता है तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, और यहाँ से प्रेसिडेंट अगली जाने लगता है और कहता है तुम देखना बेटा, तुम्हें तो बताऊंगा, मैं आज के लिए छोड़ रहा हूँ तुम्हें। तो गोल्डन स्पर्म कहता है तुम्हें लगता है कि तुम हमसे बच के जा पाओगे? तो होमलेस एम्पायर कहता है छोड़ो उसे, वो हमारे काम आ सकता है। ऐसे मॉन्स्टर्स की यही तो बात है कि हमें इनकी औकात इनको दिखाते रहनी चाहिए, ये बताने के लिए कि हम कितने ज्यादा ताकतवर है। और एक दिन जब ये टूट जाते हैं तब ये तो तुम्हारे नौकर बन जाते हैं, वो ज्यादा कमाल का है। तो गोल्डन स्पर्म कहता है हाँ तो अब मैं पहले इस कूड़े को खत्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे डार्क शाइन रो रहा होता है, कहता है मेरे मसल, मेरी शाइन सब पिघल रहा है, मेरे कमाल के मसल जिनको मैंने इतने अच्छे से ट्रेन किया था। तो यहाँ पे गोल्डन स्पर्म आता है और वो कहता है क्या हुआ, इतने से ही डैमेज से तुमने लड़ने की इच्छा ही छोड़ दी? वाह, और अब तुम क्या करोगे, हमसे बच के भागोगे और तुम अपने आप को एक क्लासेस हीरो कहते हो? शेख। तो यहाँ पे डार्क शाइन मन में सोचता क्या मेरे से भी ताकतवर मसल और इतनी चमकती बॉडी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो नामुमकिन है। और यहाँ पे गोल्डन स्पर्म अपने एक ही पंच में डार्क शाइन को उड़ा देता है और डार्क शाइन जाता है दूर और एटॉमिक समराय के पास आके गिरता है। इधर डार्क शाइन की ऐसी तैसी हो चुकी होती है और गोल्डन स्पर्म कहता है बहुत कमजोर हो चुके हो तुम। इधर प्रेसिडेंट अगली जा रहा होता है और वो कहता है कि सही है, अभी के लिए तुम उड़ दो, बट बाद में बताऊंगा बेटा तुम्हें, तुमने जो इतनी ताकतवर वार किया है मेरे ऊपर, उससे मेरे डाइजेस्टिव जूसेस और भी ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं। फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम मेरे ऊपर ये अजीब सी लाइट की बॉलें फेंको या फिर गोल्ड में बदल जाओ, मैं तुम्हें पिघला के रख दूंगा। लेकिन उससे पहले मेरे को खाने की जरूरत है। सिल्वर फैंग, एक बार मैं तुम्हें ढूंढ लूं, उसके बाद मैं अपना बदला लूंगा तुम्हें धीरे धीरे पिघला के। इधर अराउंड 10,000 ब्लैक स्पर्म चारों ओर से प्रेसिडेंट अगली को घेर लेते हैं और ये कहते हैं कि हम तो तुम्हारे ऊपर से नजर नहीं हटाएंगे, हमें पता है कि अगर तुम रिफ्यूल नहीं हो पाओगे तो तुम अपनी इस फॉर्म को भी बरकरार नहीं रख सकते, हम तुम्हें एक साथ ही घेर लेंगे और तुम्हें सुखा देंगे। यहाँ पे पीछे मेटल बैट आ जाता है और कहता है हे, मॉन्स्टर एसोसिएशन के ही मॉन्स्टर है ना, क्या तुमने हीरो हंटर को यहाँ पे देखा है? तो ब्लैक स्पर्म कहते हैं क्या तुम हो कौन और किसे फर्क पड़ता है वो इधर है भी या नहीं? यहाँ पे ये चारों ब्लैक स्पर्म मेटल बैट को पंच करते हैं और कहते हैं और वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा जब तुम मर जाओगे तो। लेकिन इधर मेटल बैट अपने बैट से इन चारों की ऐसी तैसी कर देता है और ये गायब हो जाते हैं और कहते हैं क्या शेट, मैंने तो उनके आंसर देने से पहले ही उनको मार दिया, शेट यार। तो इधर किंग एक पत्थर के पीछे छुपा होता है, वो कहता है क्या ये हो क्या रहा है, ये मुझे अकेला ही क्यों छोड़ देते हैं? तो मेटल बैट कहता है चलो अब अलग अलग हो जाते हैं और जो भी मॉन्स्टर यहाँ से बच के भाग रहे हैं उनको मारेंगे, किंग तुम उस साइड जा सकते हो। इधर यहाँ पे होमलेस एम्पायर होता है और वो कहता है चलो अब सब कुछ खत्म कर देते हैं। वो यहाँ पे अपनी एक्सट्रीम कारपेट बॉम्बिंग करता है और इधर ये सारे के सारे स्वॉर्ड्समैन अपनी ब्लेड से बचने की कोशिश करते हैं। इधर हमें स्टेटस रिपोर्ट बताई जाती है, हॉस्टेज को मॉन्स्टर एसोसिएशन के सीक्रेट हाइडआउट से निकालने का ऑपरेशन कामयाब हो चुका है। अभी के लिए हम सारे के सारे मॉन्स्टर को मार रहे थे। टॉर्नेडो ऑफ टेरर की टाइलिकाइनेसिस से हमने पूरे मॉन्स्टर एसोसिएशन के बेस को तबाह करके रख दिया है और ऐसा लगता है कि मॉन्स्टर का हेड भी मारा गया है। लेकिन उसके बाद बहुत ही ज्यादा ताकतवर कार्टरे क्लास के मॉन्स्टर्स जमीन में से निकल आए। अब क्योंकि तात्सुमाकी ने अपनी पूरी ताकत यूज कर ली थी और पहले ही थक चुकी थी, तो क्लासेस हीरो ज़ॉम्बी मैन और क्लास ए हीरो स्वीट मास्क एक सरप्राइज अटैक में मारे गए। अभी उनका स्टेटस हमें नहीं पता है कि वो जिंदा है या सच में मर चुके हैं। और मेरी बात करें तो यहाँ पे हमें चाइल्ड एम्पायर के पहले का सीन दिखाया जाता है, जब होमलेस एम्पायर चाइल्ड एम्पायर के ऊपर हमला करता है तो यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर का वॉच डॉग मैन आके उसको बचा लेता है और ये दोनों यहाँ पे छुप जाते हैं। तो यहाँ पे हमें चाइल्ड एम्पायर ही ये रिपोर्ट दे रहा होता है और वो कहता है कि मैं किसी तरह मलबे में आके यहाँ पे बच गया। अभी सरफेस पे हीरो एसोसिएशन काफी बुरी कंडीशन में है। मेटल नाइट नहीं डॉक्टर बुफॉय, आपके पास जो हथियार है वो एक अकेले हीरो से काफी ज्यादा ताकतवर है। अगर अभी आपने हीरो एसोसिएशन की मदद नहीं की तो यही माना जाएगा कि आप हीरो एसोसिएशन के साथ नहीं हो और अब मैं चाहता हूँ कि आप सामने आओ और हमारी मदद करो। इसके अलावा यहाँ पे जमीन के अंदर मेरे हिसाब से मेरे पास बस 10 मिनट का ही ऑक्सीजन है और अगर मैं मर जाता हूँ तो प्लीज आप लोग ज़ॉम्बी मैन को जरूर बचा लेना, क्योंकि वो हीरो एसोसिएशन के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ डॉक्टर, आपका फॉर्मर असिस्टेंट चाइल्ड एम्पायर। और यहाँ पे वो ये पूरा स्टेटस रिपोर्ट डॉक्टर बुफॉय को भेज देता है और वो मन में सोचता है कि अब मेरे से सांस भी नहीं ली जा रही। अब तो बस मैं यही उम्मीद कर सकता हूँ कि कोई मेरे ट्रांसमीटर की मदद से मुझे ढूंढ ले और मुझे अपनी सांस रोक के रखनी चाहिए। तभी यहाँ पे पूरी प्रिजनर आ जाता है और इधर चाइल्ड एम्पायर डर जाता है। वो कहता है क्या, और वो पूरी प्रिजनर के मुंह पे पंच करता है। तो पूरी प्रिजनर कहता है मैं तो तुम्हें बचाने आया हूँ, मैं हूँ प्रिजनर और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब रिलैक्स करो और मैं तुम्हें एक हक देता हूँ। तो चाइल्ड एम्पायर कहता है क्या प्रिजनर, मेरे को माफ करना, मैंने तुम्हें पंच कर दिया, नहीं हक वगैरह की जरूरत नहीं है, नहीं छोड़ो मुझे। यहाँ पे दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि तात्सुमाकी और जेनोस दोनों की हालत बहुत बुरी हो चुकी होती है और जेनोस ने अपने मुंह से तात्सुमाकी को पकड़ रखा होता है। इधर ये ब्लैक स्पर्म कहते हैं क्या हुआ, अब नहीं भाग रहे तुम, पहले तो बड़ी तेज भाग रहे थे अपनी टांगों से। यहाँ पे सारे ब्लैक स्पर्म मॉन्स्टर्स को आवाज आती है ढम 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 और ये सब बोलते
ये आवाज कैसी है? और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि किंग खड़ा होता है, और मैं क्या बोलूं, मतलब किंग ऐसे खड़ा होता है कि जैसे मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल है, और अब किंग यहाँ आ चुका है और अब इन सब की बैंड बजने वाली है। क्योंकि हम सबको पता ही है, भले किंग के पास कोई पावर ना हो बट उसका लक काफी कमाल का है। इन दी एंड किंग को हमेशा बचाने के लिए साइटामा आ ही जाता है। गारो वर्सेस बैंग का सीन दिखाया जाता है। ये दोनों लड़ते हैं और बैंग गारो को दूर ढकेल देता है। इधर गारो अपना एक नया पोज लाता है और उसे देख के यहाँ पे बॉम्ब और बैंग दोनों ही शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं ये पोज एक्सप्लोजन रिलीज फिस्ट। तो बॉम्ब कहते हैं कि वो टेक्निक तो तुमने काफी समय पहले सील करके बंद कर दी थी, है कि नहीं? उसे इसके बारे में कैसे पता है? तो बैंग बताता है कि जब गारो डोजो छोड़ के भाग रहा था तो उसने सेफ्टी लॉक को तोड़ के जो स्क्रोल्स मैंने वहां छुपा रखे थे वो सारे के सारे स्क्रोल्स पढ़ लिए थे, जिनके अंदर मैंने अपनी सीक्रेट टेक्निक्स लिख रखी थी। मैं जल्दी से वहां पे भाग के गया था और इसी वजह से वो उनको लेके भाग नहीं पाया, लेकिन एक बार पढ़ने से उसको ये खतरनाक टेक्निक याद हो गई। कमाल है। ऐसा लगता है कि अब मेरे को गारो के साथ साथ अपनी पिछली जिंदगी के साथ भी हिसाब किताब बराबर करना पड़ेगा, वो भी एक साथ। तो अब हारने का समय बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे बॉम्ब बताता है कि काफी समय पहले की बात है, जब बैंग जवान था तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। अगर उसके सामने कोई भी ताकतवर व्यक्ति आता था तो वो उसको लड़ाई के लिए चैलेंज कर देता था, और हर बार वो झुंड भर के लोगों को हॉस्पिटल में पहुंचा देता था। उसके अंदर कमाल का मार्शल आर्टिस्ट टैलेंट था। बैंग कहता है तुम पूछते हो कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? तुम्हें ये पसंद नहीं ना कि मुझे मार्शल आर्ट्स करने में इतना मजा आता है? तुम्हें इतना ज्यादा सोचते हो ना, इसी वजह से तुम इतने जल्दी गंजे हो रहे हो बड़े भाई। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि बैंग एक्सप्लोजन रिलीज फिस्ट का मास्टर होता है और उसे विंड ऑफ ब्लड नाम से जाना जाता है। वही दूसरी ओर बॉम्ब होता है और वो कहता है कि मेरे बाल स्ट्रेस की वजह से झड़ रहे हैं और वैसे ही मैं इन बालों को कटवाने वाला हूँ। यहाँ पे दिखाया जाता है कि बॉम्ब वर्ल्ड विंड आयरन कटिंग फिस्ट का मास्टर होता है और वो विंड ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। बॉम्ब कहता है कि अब तुम्हारा ये आतंक यहीं पे खत्म होगा बैंग। तो बैंग यहाँ पे उठता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि अब भी तुम दिन और रात वो खतरनाक ट्रेनिंग कर रहे हो, लेकिन इन सब का फायदा क्या? तुम्हें पता है ना ये बेकार है। और वैसे भी कोई इंसान ऐसे बंदे को कैसे हरा सकते हैं जिसको ये सब करने में मजा आता है? समझ सकते हो ना बॉम्ब? तुम्हें तो पता ही है कि मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल पूरी तरह से मजे करने के लिए करता हूँ। इस हिसाब से मेरे पूरे दिन में मैं कॉन्स्टेंटली मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करता हूँ और फिर भी मेरे को स्ट्रेस नहीं होता। जब मैं लड़ाई करते करते खो जाता हूँ, वो एक कमाल का तरीका है कॉन्सेंट्रेट करने का और साथ ही साथ ताकतवर बनने का। ये है मेरा तरीका मार्शल आर्ट्स का, और जो भी ताकतवर बनने के मेरे इस रास्ते के बीच में आएगा उसे मैं मार गिराऊंगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। तो चलो फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे बॉम्ब कहते हैं अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही ताकत आ गई है ना? लेकिन तुम तो खुद से ही उभर नहीं पाए हो। ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें एक लेसन सिखाना होगा। आ जाओ बेवकूफ, तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पे बैंग अपने पोज में तैयार हो जाता है और वो बॉम्ब के ऊपर हमला करता है। इधर बॉम्ब वर्सेस बैंग होता है और हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि बैंग हार जाता है और हमें बताया जाता है कि बैंग अपनी पूरी ताकत लगाता है, लेकिन फिर भी उसके मुंह से यहाँ पे खून निकलता है और बॉम्ब कहता है अब थोड़ी देर के लिए ठंड पा लो। यहाँ पे बैंग बैठा होता है और बॉम्ब बताता है कि वैसे बैंग था काफी ताकतवर, इसलिए उसको ये बात समझ आ गई। उसके मुक्कों में शुरू से लेकर अंत तक किसी को भी मारने की इच्छा थी। वही दूसरी ओर उसके बड़े भाई के अंदर ऐसा कोई भी सीन नहीं था हर समय, लेकिन फिर भी बैंग हार गया। भले ही बैंग जानता था कि वो हार चुका है क्योंकि वो ठीक से सोच नहीं पा रहा था। उसके बाद उसने अपने एक्सप्लोजन रिलीज फिस्ट की टेक्निक बंद करके रख दी और फिर कई सालों की ट्रेनिंग के बाद उसने एक कमाल की डिफेंसिव आर्ट का जन्म किया जो की थी वाटर स्ट्रीम रॉक स्मैशिंग फिस्ट। और फिर उसने अपने भाई के बाद अपना खुद का डोजो शुरू किया। बॉम्ब कहता है कि बैंग भले ही तुम्हें हीरोगिरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी तुम एक हीरो बन चुके हो। मेरे ख्याल से तुमने ऐसा मुझे ये दिखाने के लिए किया है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। ऐसा लग रहा है कि तुम कह रहे हो कि मैंने अपने आप को सुधार लिया है। जब तुम मेरे पास आए थे और तुमने बताया था कि तुम अपने एक स्टूडेंट को सुधारना चाहते हो जो कि एक गलत रास्ते पे जा चुका है, तो मैं उसी टाइम समझ गया था कि जो मैंने तुम्हारे साथ किया था वो ही तुम उसके साथ करना चाहते हो, उसे रास्ते पे लाना चाहते हो। जो ये हीरो हंटर की स्किल्स है ये सच में काफी कमाल के हैं और ऐसा लगता है कि तुम्हारी इच्छा शक्ति भी डगमगा गई है। मैंने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की लेकिन तुमने मना कर दिया और कहा कि ये एक मास्टर और स्टूडेंट के बीच का मामला है। इसलिए मैंने एक बहाना बनाया कि हो सकता है कि गारो आगे चल के मेरे डोजो पे अटैक करे, तो इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे लग रहा था कि मेरे ख्याल से ये मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम्हारा साथ दूं क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तो अगर आप वन पंच मैन से जुड़ी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें फिर से गारो वर्सेस बैंग का सीन दिखाया जाता है और बॉम्ब कहता है कि बैंग तुम सच में काफी ज्यादा थक चुके हो। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जिन भी टेक्निक्स का तुम इस्तेमाल कर रहे हो और जो तुम अटैक कर रहे हो गारो पे, उससे तुम्हें कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। भले ही गारो की टेक्निक अभी भी पूरी नहीं है, लेकिन अगर तुम अपनी एक्सप्लोजन रिलीज फिस्ट का इस्तेमाल करते हो तो शायद तुम्हारा कोई चांस बन सकता है। क्या तुम ऐसा करोगे बैंग? तुम ऐसा करोगे नहीं क्या? हाँ भाई नहीं, जैसा मेरे को लग रहा था तुम ऐसा नहीं करोगे। ऐसा ही है ना बैंग? यहाँ पे बैंग बॉम्ब
बॉम्ब के साइड में आके गिरता है और बैंग उठता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि काम बन रहा है, अब ध्यान से देखना मेरे बड़े भाई। तो बॉम्ब कहता है हाँ मैं देख रहा हूँ, चलो ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि कैसे एक बिगड़ा हुआ बच्चा अब सुधर गया है काफी हद तक। यहाँ पे बैंग खुश होता है और वो गारो की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है चलो फिर ठीक है, बस थोड़ा और। यहाँ पे वो फिर से गारो से लड़ता है और मन में कहता है कि गारो क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मेरे ख्याल से जिसके पास भी तुम्हारे जितना टैलेंट है वो मेरी ये बात तो समझ ही जाएगा, तुम्हें ये सुनाई दे रहा है कि नहीं? ये आवाज मेरे मुक्कों में छुपी हुई है। मैं सच में एक मास्टर के तौर पे नाकामयाब रहा। मैं हीरोज की दुनिया में इतना ज्यादा खो गया था कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ ही अपना रिलेशनशिप भूल गया और तुम गलत रास्ते पे चले गए। उसके बाद लगभग हर स्टूडेंट ने मेरे डोजो को छोड़ दिया था। बाकी हीरोज को जितनी भी परेशानियां हुई है वो ही मेरी सजा है और मैं इस लड़ाई के बाद हीरो बनने से रिटायर हो जाऊंगा और एक बार मैं ऐसा कर दूंगा गारो तो उसके बाद हम फिर से मास्टर और डिसाइपल बन जाएंगे। तो इसलिए हम फिर से शुरुआत करेंगे। क्यों? सुनने में कैसा लग रहा है गारो? यहाँ पे हमें जेनोस का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे ब्लैक स्पर्म मिलके जेनोस की टांग भी उखाड़ देते हैं और इधर जेनोस की हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी होती है। ब्लैक स्पर्म कहते हैं देखो देखो आपके सामने पेश है एक कैटरपिलर साइबॉर्ग और यहाँ पे बाकी ब्लैक स्पर्म तात्सुमाकी को मार रहे होते हैं और इधर हमें दिखाया जाता है कि भाई जेनोस के हाथ और पैर दोनों तोड़ दिए गए होते हैं। यहाँ पे जेनोस अपने थ्रस्टर्स ऑन करता है और सामने जो ब्लैक स्पर्म्स तात्सुमाकी को मार रहे होते हैं वो उनके ऊपर अटैक कर देता है और उन्हें मार डालता है। यहाँ पे जेनोस तात्सुमाकी के पास आके गिरता है और कहता है तात्सुमाकी। वो तात्सुमाकी की ड्रेस को अपने दांतों से पकड़ लेता है और उसको यहाँ से ले जाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं कितना कमजोर हूँ, तो मैंने अपनी खाल और अपने शरीर को डॉक्टर्स के हाथ में सौंप दिया था जिससे कि वो मेरे को साइबरनेटिक्स की मदद से और भी एडवांस बना दे। तो यही है उसका नतीजा, यही होना था क्या? तो यहाँ पे ब्लैक स्पर्म्स को गुस्सा आता है और वो कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने हमारे 3 हिस्सों को मार दिया। ऐसा लगता है तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है कि नहीं? बिल्कुल इसी तरह अब बस 449 बिलियन 100 मिलियन 712,000 और 54 बचे हैं मेरे जैसे। लेकिन सच में तुमने काफी कमाल का डैमेज दिया। ऐसा लगता है कि अब सिचुएशन काफी टाइट हो रही है, थैंक यू। यहाँ पे जेनोस कहता है कि फिर अब चाहे मैं कुछ भी कर लूं ये सिचुएशन मैं बदल नहीं सकता। यहाँ पे तात्सुमाकी जेनोस से कहती है कि डीमन साइबॉर्ग भाग जाओ यहाँ से, वैसे भी तुम्हारा कोई भी चांस नहीं था इस चीज को हराने का। यहाँ पे जेनोस कहता है अगर मैं पहले की तरह होता तो अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑन करके हीरोज के साथ साथ बाकी सबको भी मार लेता बिना किसी दिक्कत के, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। मास्टर, स्ट्रॉन्ग बनना किसे कहते हैं? स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब क्या है? क्या यही वो ताकत होती है जिससे कि मैं अपने दुश्मनों को खत्म कर पाऊं? क्या मैं सच में ताकतवर बन पा रहा हूं? तो यहाँ पे ब्लैक स्पर्म्स जेनोस को मार रहे होते हैं और ब्लैक स्पर्म्स कहते हैं हाँ कितना धीरे है, तुम और तेज नहीं रेंग सकते क्या? यहाँ पे हमें अंत में गारो वर्सेस बैंग का सीन दिखाया जाता है। तो दोस्तों अब आपको फिर से 151 चैप्टर के लिए वेट करना पड़ेगा और अगर आप आगे की स्टोरी जानना चाहते हैं या फिर वेब कॉमिक देखना चाहते हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं और देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।